हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अभिपीडिया। आज हम इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो कि उसकी जीएस सेक्शन का पॉलिटी का सेक्शन जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके मेंस पार्ट के लिए, जीके वाले पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी रिकरिंग क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस वीडियो का ROI, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा है, राइट। जो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सी कोई भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमारे इस लिंक को, व्हाट्सएप लिंक को, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल होगा, बायो के नीचे अंदर अवेलेबल होगा, वहाँ पर ज्वाइन करें। ठीक है, यू कनेक्ट विद अस, राइट। तो आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज हम रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो डू ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम के लिए, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है, सो प्लीज़, अगर मैं आपकी जगह होता तो इंस्टेंटली अभी के अभी इस लिंक को ज्वाइन करता। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की आई कैन गारंटी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प ही होनी है इसमें। ठीक है, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियोज़ में कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। मैं जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करूं, ठीक है, आपका क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करना है। 1 मिनट को वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर निकालने के बाद फिर आगे मूव फॉर प्ले करना है। आई विल कंटिन्यू, बट आपको अपने एंड से वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि हमेशा सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है पहले क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो। मैं आपके स्पून फीडिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग एज ऑलवेज। ठीक है, आपको खुद थोड़ा पहले सोचना है, फिर कोई डाउट हो देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ओके। सो ये ड्रिल फॉलो करनी है थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, बट आई विल कंटिन्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अब अपनी पूरी वीडियो जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, तभी मैंने ये उठाया सबसे पहले। ठीक है, ओके। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिफाइबल, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यू नो द ड्रिल। वीडियो पॉज करो, अपने आप सोचो, अटेम्प्ट करो और फिर प्ले करो आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, ओके। सो फंडामेंटल राइट्स आर, सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए, जस्टिसिएबल। ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, मैंने बता तो दिया। अब जस्टिसिएबल का मीनिंग क्या होता है? जस्टिसिएबल मीनिंग होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक मिनट, ठीक है, जस्टिसिएबल का मीनिंग होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। व्हाट डज इट मीन एनफोर्सिएबल बाय लॉ? मतलब बहुत सिंपल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज़ है कि अगर पहली बात, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई आपसे खींचता है, मतलब आपके उसके वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट, तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो टू हाई कोर्ट ऑल्सो, बट सुप्रीम, मतलब जस्टिस आपको मिलेगा उसके लिए। ठीक है, उसको रोक नहीं सकता कोई, उसके बेसिस पे आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई खींच नहीं सकता। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मीन, जस्टिसेबल का मतलब है एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपको लॉ इसकी आपको एम्पावर कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। लॉ की बैकिंग है इसके पास, राइट। आपका कोई सिंपली मीनिंग कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो कि फलाने बंदे ने या फलानी किसी भी पार्टी ने मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। ठीक है, सो प्लीज़ मेक इंश्योर किया जाए कि मेरे को मेरे फंडामेंटल राइट मिले और मुझे जो जस्टिस बनता है वो मिले, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्टिफाइबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इनमें से किसको पावर मिली हुई है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली किसको पावर मिली हुई है कि एनफोर्स कराएगा वो? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है इसके? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन द पार्लियामेंट, थर्ड द प्रेसिडेंट, फोर्थ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। ओके,
So the answer for this question will be D, Supreme Court and High Court. Okay. So अब ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. नॉर्मली सबको लगेगा इसका ऑल कोर्ट्स, ठीक है, बट नहीं, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिकॉज अंडर आर्टिकल 32 विच इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली पावर मिलती है, ठीक है, टू एनफोर्स, ठीक है, आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, थ्रू द इशुएंस ऑफ रिट्स इशू करके वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट एंड इसको इंश्योर करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स बंदे को मिले, ठीक है. अभी आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तब आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे फंक्शनिंग होती है इस आर्टिकल 32 की, ठीक है. सो अंडर आर्टिकल 32 ही एग्जैक्टली कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है. तो फिर इसी वजह से दैट इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, बट अपने क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आर्टिकल 32 इस चीज को इंश्योर कर रहा है, राइट. फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का. विदाउट फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं बनता कहीं ना कहीं, ठीक है. ओके. और हाई कोर्ट्स, अब यहाँ पर क्या हाई कोर्ट्स, अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल्स, इसके थ्रू हाई कोर्ट को भी पावर मिली हुई है रिट इशू करने की, ठीक है. बट डिफरेंस क्या है बेसिकली हमारे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में 32 और 226 के, कि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के अलावा दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली एंड ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स. और सुप्रीम कोर्ट को चेक करना मैंडेटरी होता है अगर कोई की फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है कि नहीं, बट हाई कोर्ट कैन रिजेक्ट इट, ठीक है. लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही पावर रिट्स इशू करने की, बाकी किसी कोर्ट को भी नहीं है. दैट इज द रीजन कि ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी तो होते हैं, उनको रिट्स इशू करने की पावर नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है. रिट्स का मतलब है रिट्स इशू, रिट क्या होते हैं अभी आगे क्वेश्चंस में भी आएगा वो, ठीक है. रिट्स एक तरीके से क्या है, रिट आपके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कर रहा है कि वो एनफोर्स रहें, उसको एनफोर्स कराने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इतना समझ लो भी, ठीक है. ओके. सो अंडर आर्टिकल 32 ये चीज सुप्रीम कोर्ट को मिली है और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को मिली है. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर डी. ओके. थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं एक तरीके से, ठीक है, कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो इनके थ्रू, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमेशा ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये जरूर देखना कि वहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है. कहीं पता लगे इनकरेक्ट पूछा है, आप करेक्ट करके आओ, क्वेश्चन आने के बाद भी गलत हो जाए, ठीक है. तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, हमेशा पहले देखना है कि यहाँ पर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, राइट. और क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि अगर आपने तैयारी अच्छे से करी होगी, ठीक है, आपने अच्छे से सारी चीज़ें कवर करी है, सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, तो आई कैन अश्योर यू अगर वो क्वेश्चन आपसे भी नहीं हो रहा, आपको भी टफ लग रहा है, तो वो सबको टफ लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो होगा ही टफ. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो दिखने में प्राइमा फेसी आपको टफ लगेंगे, लेकिन जब आप ऑप्शंस पे जाओगे, ठीक है, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी होगी, सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा, तो ऑप्शंस की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो डरना किसी भी क्वेश्चन से नहीं है, चाहे वो टफ लग रहा है, तो इजी पढ़ना पूरा अच्छे से उस क्वेश्चन को, ठीक है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स. ओके, देखते हैं. राइट्स आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट. ओके, देखते हैं. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट. ओके. राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी. ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, ओके, बट आई विल कंटिन्यू. राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स. नो, राइट्स पहली बात हमेशा सिटीजन्स को मिले जाते हैं अगेंस्ट द स्टेट्स. राइट्स सिटीजन्स को पावर देते हैं टू लिमिट द स्टेट, कि स्टेट अपनी सो कॉल्ड टायरेनी ना चलाए, अपने अकॉर्डिंगली मिस रूल ना करे. कुछ ना कुछ राइट इसलिए हमेशा सिटीजन्स को दिए जाते हैं, कंट्रोल बिठाने के लिए, लिमिट करने के लिए पावर को, टू लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट. राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स. ओके, सो इससे क्या पता लगता है कि राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, नॉट फ्यू सिटीजन्स, नॉट ऑल, सॉरी ऑल सिटीजन्स, नॉट फ्यू, सब सिटीजन्स को मिलेंगे ये. ठीक है, ओके. सो आंसर क्या बनेगा इसका? सी, राइट्स आर क्लेम सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट. बट इसमें एक बी ऑप्शन भी है, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट.
सी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी मिल सकते हैं, राइट्स किसी लेजिस्लेशन के थ्रू, किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू भी मिल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, ठीक है। दैट इज द रीजन कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर यहाँ पे होता ना राइट्स आर प्रिविलेजेस विच मे बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, एंड अदर मीन्स एज वेल, ऐसा कुछ होता तो ये सही होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, सो ये दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड फ्यू, ठीक है। सो आंसर विल बी सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सी करेक्ट पूछा है, देखा, पहले हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है क्या पूछा उन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Okay. The Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. Okay. The August Offer 1940 included the fundamental rights. Okay. The Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. Okay. See, this question is moreover overlap between history and polity. बट ये इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जीके में तो लिख के आएगा नहीं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पॉलिटी का, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ए, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक चैलेंज थ्रो किया था हमारे इंडिया के ऊपर, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, कि आपके बस की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, बना सकते तो बना के दिखाओ, ठीक है। तो फिर एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर सारी पार्टी जो एग्जिस्ट कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी थी, तो सब ने मिलकर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद जो उनके हेड कौन थे उस कॉन्फ्रेंस के, मोतीलाल नेहरू जी। ये नेहरू रिपोर्ट किसके सुपरविजन में बनी थी, मोतीलाल नेहरू जी के जिसमें सुपरविजन में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी के जो फादर साहब थे, ठीक है। तो उनके सुपरविजन में उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना मुंह तोड़ जवाब दिया था ये नेहरू रिपोर्ट के थ्रू। ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्जन था, ठीक है, कि लो हम भी बना सकते हैं, तुम कर ले नहीं हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स वगैरह की भी बात हुई थी, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ए, नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या बनेगा, इसके बाद आपका क्या काम बनेगा, ठीक है। आपको एक बार नेहरू रिपोर्ट को गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। एक बार अपने एंड से नेहरू रिपोर्ट को गो थ्रू जरूर करना है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स थे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजन थे। फॉर एग्जांपल, क्या उसमें डोमिनियन स्टेट की बात करी थी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी थी, ठीक है। बताने को मैं बता सकता हूँ, बट आपका एक छोटा सा होमवर्क बनता है ये, ठीक है। और प्लीज़ डू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट्स में आपके आंसर चाहिए ये चीज़ के कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी थी, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, बाकी किसी में भी एज सच फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनता कहीं ना कहीं, इसमें अगर आपको राइट्स और ड्यूटीज में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस एंड आई विल कंटिन्यू। ओके, ठीक है, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा अब तक। तो ऑप्शन देखते हैं, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, ओके। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, ओके। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, ओके। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। सी, मैंने बताया ना क्वेश्चन चाहे टफ लगे लेकिन ऑप्शन जरूर देखने हैं, ये उनमें से एक है। अगर इसका आंसर आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता ना तो आप एलिमिनेट से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको वैसे राइट्स और ड्यूटीज़ में रिलेशन ही बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो, राइट्स बिना ड्यूटीज़ के मतलब नहीं बनता, ना ही ड्यूटीज़ का बिना राइट्स के मतलब बनता है, ठीक है। लाइक आपको फंडामेंटल राइट मिले अगर किसी बंदे को, सिटीजन्स को, बंदे मतलब सिटीजन्स को मिले फंडामेंटल राइट्स, लेकिन सारे बंदे इंडिविजुअल्स, सिटीजन एज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अपना फंडामेंटल राइट तभी एंजॉय करेगा जब सामने वाला बंदा अपनी ड्यूटी को समझेगा या वो खुद भी अपनी ड्यूटी को समझेगा कि भाई मेरा भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं सामने वाले की जो उनको फंडामेंटल राइट्स मिले उसको समझूं, उनको एंजॉय करने दूं, राइट। तो ये को रिलेटिव होंगे हमेशा, राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में रिलेशन तो होता है इनका, मतलब राइट्स बिना ड्यूटीज़ के नहीं हो सकता, ड्यूटीज़ बिना राइट्स के नहीं एस्टेब्लिश हो सकते, ठीक है। ओके, अब विद दिस अगर ये चीज़ नहीं भी पता ना तब भी
सिर्फ ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि लाइक सी बी, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नो, ऐसा कुछ तो नहीं है, बताया ना मैंने, राइट्स और ड्यूटी रिलेशन होएगा। नहीं भी बता तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है कि राइट्स का ड्यूटी से कोई लेने देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। नो, ड्यूटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बहुत लॉजिकल है ये वाला। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्लेवरी सोसाइटी। नो, ये कह रहा है कि ड्यूटीज इंपॉर्टेंट, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ओके, सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आज जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सारे फंडामेंटल राइट्स से इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसी से बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। पॉज द वीडियो, आई विल कंटिन्यू। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करके रुक के ना जाना, पॉज करना, आंसर करना, फिर कंटिन्यू करना है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी। मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, ओके, देखते हैं। मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? लेट्स सी। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। नो, देखो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, कौन सा क्लॉज ऐसा है जब सस्पेंड कर सकते हैं उनको? वो है अपना एमरजेंसी। हमारे यहाँ पे 3 केस लगते हैं सो कॉल्ड एमरजेंसी के। एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट रूल, लोग उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, जो कि इनकरेक्ट टर्म है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, और थर्ड इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इन तीनों केसेस के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेशनल इमरजेंसी का जो केस होता है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, ऑल्दो उसके अंदर भी एक्सेप्शंस है, लाइक आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। उनको आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, 20 एंड 21, इसमें भी बेसिकली 20 और 21, किसी भी 20 और 21 तो किसी भी केस में सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 की भी कुछ कंडीशंस है, जब क्वेश्चन आएगा उसमें डील करेंगे, ठीक है। बट इन एक्सेप्शंस को हटा दें तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट जिनको भी चाहेगा, इनमें से जिस भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाहेगा वो सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग एमरजेंसी। एक एक्सेप्शनल केस, एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो होता है, उस टाइम एमरजेंसी को लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे सस्पेंड किया जाता है। नॉर्मल केसेस की बात नहीं हो रही। ओके, सो कैन नॉट बी सस्पेंडेड, रॉन्ग, अभी बताया मैंने कि इमरजेंसी केस में हो सकता है। सो कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नो, प्रेसिडेंट करता है और वो भी इमरजेंसी केस में। मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, नो, इट इज नॉट डन ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब उनका मन करेगा कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। इमरजेंसी लागू करेंगे उस केस में प्रेसिडेंट करेगा, इमरजेंसी के टाइम पे। इट्स नॉट लाइक इन खड़े हुए किसी दिन प्रेसिडेंट का मन करा, उठे और सस्पेंड कर दिया आपके फंडामेंटल राइट। नो, इट कांट बी डन इन दैट वे, ठीक है। सो मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यस, राइट, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल और इजी क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आंसर सब करेक्ट देंगे, बट आई कैन गारंटी इसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होएगी बच्चों को, ठीक है। ओके, सो ओके, चलो आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 30, 15 to 35, 14 to 32. सो आंसर विल बी ए। फंडामेंटल राइट कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट प्रेजेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 to 35। नॉर्मली सबको लगता है आर्टिकल 14 से स्टार्टिंग होती है, जबकि आर्टिकल 12 से स्टार्टिंग हो जाती है फंडामेंटल राइट की, एंड इट गोज ऑन टिल आर्टिकल 35, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक 6 टाइप की क्लासिफिकेशन जरूर है फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 35 ये भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, राइट। ओके, सो कौन से आर्टिकल होंगे? 12 to 35। इस चीज़ में कोई गर्भ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35, और जो भी सिर्फ जोन से राइट, ठीक है, जोन से राइट पार्ट 3 के अंदर होंगे, सिर्फ उन्हीं को फंडामेंटल राइट कहा जाता है। पार्ट 3 के अलावा अगर कहीं पे भी कोई राइट लिखा हुआ है तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर पार्ट 3 के अलावा किसी और पार्ट के अंदर कोई राइट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट फंडामेंटल राइट्स विल बी कॉल्ड ओनली दोज राइट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 3, ठीक है। सो ओके, बट फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो है। लेकिन आप ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स,
बट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आई होप इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, रिलेटेड टू आवर लेक्चर ओनली। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर आपको इससे लेक्चर के अलावा कोई डाउट है तो यू कैन ज्वाइन अस विद इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस इज इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड, ठीक है, टू ओबीसीज एंड एससीज इज मेड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बात हो रही है रिजर्वेशंस की, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशंस टू ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज की बात हो रखी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है, कहाँ पर एक बेसिकली प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है, एक्सेप्शंस नहीं कहते इसको, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनका हक बनता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एनी हाउ कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दो ऐसे आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट में, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, जिसके अंदर आपकी रिजर्वेशंस की बात हो रखी है, रिजर्वेशंस के लिए एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 15 के अंदर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रखी है, और आर्टिकल 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है उसकी बात हो रखी है। ठीक है, सो आंसर इसका ऑब्वियसली ए और बी में से ही होगा। ठीक है, अब क्लॉज की बात आ रही है 4 या 5, अब ये चेक करना है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 सॉरी, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 उसके अंदर आपकी रिजर्वेशंस की बात हो रखी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशंस की बात हो रखी है, किसकी, ओबीसीज, एसटीज एंड एससीज की बात हो रखी है। ठीक है, ओके। और आर्टिकल अपना 15 क्लॉज 4 के अंदर किसकी बात हो रखी है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर वीमेन और चिल्ड्रन की बात हो रखी है, बेसिकली उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात हो रखी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13, यहाँ पर आर्टिकल 13 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। आर्टिकल 13 में किस चीज़ की बात हो रखी है। ठीक है, ये उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि आर्टिकल 13 में किसके बारे में बात हो रखी है। सो ऑप्शंस है, ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी फंडामेंटल राइट्स, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, और डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन में आंसर बता दिया था इसका। आर्टिकल 13 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट, सिंपल, तो क्या आंसर होगा इसका, बी। आर्टिकल क्या है ये, फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 13 क्या चीज़ है, आर्टिकल 13 के अंदर बेसिकली उन लॉज की बात कर रखी है कि जोन से भी लॉज, ठीक है, कोई भी लॉ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ने बनाया कोई एक्शन है या पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा ना, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उस पर्टिकुलर लॉ को इनवैलिड बोल दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 13 कह रहा है कि ऑल द लॉज, ठीक है, विच इनवैलिडेट द फंडामेंटल राइट्स, देन दोज लॉज, इस लॉज के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है, सब इंक्लूडेड है, दोज लॉज विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड और वॉइड, खारिज कर दिए जाएंगे वो। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट को पैरामाउंसी दे रखी है, फंडामेंटल राइट को पावर दे रखी है इसके अंदर कि आप पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ एग्जेक्ट नहीं बना सकता है सच कि वो फंडामेंटल राइट सारे आपके ले ले आपसे, राइट। तो आर्टिकल 13 में उसकी बात कर रखी है, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली। आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ये पिछले वाले क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है एक तरीके से। ठीक है, अच्छे वे में पूछा हुआ है बेसिकली, इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। अभी हमने देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर क्या बात हो रही थी, आर्टिकल 13 के अंदर फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंस किसके ऊपर मिल रही है कि फंडामेंटल राइट को आप ऐसे खींच नहीं सकते, फंडामेंटल राइट को ज़्यादा पावर दी जा रही है, राइट, किसके ऊपर, पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर। पार्लियामेंट्री मतलब पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉज, स्टेट गवर्नमेंट के भी लॉज, इन सबके लॉज के ऊपर है क्या नहीं है कि आप ऐसे पार्लियामेंट्री लॉ से फंडामेंटल राइट को इनवैलिडेट नहीं कर सकते।
ठीक है, तो किसके अंदर बात हो रखी थी? आर्टिकल 13 का भी देखा हमने। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आर्टिकल ए 13, आर्टिकल 13, राइट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ फ्रीडम। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर फैक्चुअल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट क्लासिफिकेशन कर रखी है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट क्लासिफिकेशन हो रखी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ए, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, देन आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, ठीक है, देन आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन आर्टिकल 25-28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देन आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 6 क्लासिफिकेशन है, बार बार आएंगी ये, डोंट वरी, सब याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम किसकी बात हो रखी है? 19 से लेके 22। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम है। ओके, सो आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। ओके, सो आंसर विल बी ए, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी? ठीक है, बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी। ओके, सो एक बार हम देखते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, सेकंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। ठीक है, देन फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, देन फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, देन लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32 विच इज नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट आपको ऐसे क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए विद दिस नंबरिंग ऑल्सो, कि आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी है, 19-22 राइट टू फ्रीडम है, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अपना आर्टिकल 25-28 जो कि सेकुलरिज्म से डील कर रहा है एक तरीके से। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30। ठीक है, एंड 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ओके, अब ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको 6 क्लासिफिकेशन याद है तो। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है? 14 to 18। ठीक है, तो 14, 15, 16 ऑल दिस बिलोंग्स टू राइट टू इक्वालिटी। वेयर एज आर्टिकल 19 ये किससे बिलोंग करेगा? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो दिस इज द ऑड वन आउट। ओके, तो आंसर विल बी डी, सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a fundamental right classified under। ठीक है, prohibition of discrimination on the grounds of religion, ये आर्टिकल 15 की बात करें। आर्टिकल 15 है बेसिकली, आर्टिकल 15 के अंदर हमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट किया हुआ है। अभी देखते हैं उस पर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, द ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू इक्वालिटी। ओके, ये बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहे हैं आपसे आर्टिकल 15 के बारे में पूछ रहे हैं आपसे।
ठीक है, इट इज़ आस्किंग अबाउट आर्टिकल 15। सी आर्टिकल 15 क्या चीज़ है? पहली बात तो आर्टिकल 15 किसका पार्ट होगा? राइट टू इक्वालिटी का। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? इक्वालिटी की। लेकिन इसके अंदर हमें आर्टिकल 15 के अंदर क्या बात हुई? कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सिटीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। दैट इज द रीजन कि आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? पर्टिकुलर कुछ ग्राउंड्स है, 5 ग्राउंड्स है। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ठीक है, 5 ग्राउंड्स हैं आपके, कौन कौन से? RRSCP, मतलब रिलीजन, धर्म के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रेस, ठीक है, सेक्स, मेल फीमेल नहीं के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, मैन वीमेन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सी से कास्ट, एंड पी से प्लेस ऑफ बर्थ, आप जहाँ पे पैदा हो रहे हो उसके बेसिस पे भी नहीं होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इन सिर्फ और सिर्फ इन 5 ग्राउंड, इनके अलावा किसी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हैवी ट्रक्स होते हैं, अगर मान लो हैवी ट्रक्स को रात को अलाउ नहीं किया जाता सिटीज़ के अंदर, काफ़ी सारी सिटीज़ में हैवी ट्रक्स दिन में अलाउड नहीं होते, सॉरी रात को अलाउड होते हैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। सो वो बोल सकते हैं कि भाई हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बट नहीं, स्टेट बोलेगा कि नहीं भाई, इन 5 ग्राउंड्स में से इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, बट इनके अलावा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ना वो रिलीजन के अंदर आ रहा है, ना रेस के, ना सेक्स के, ना कास्ट के, ना प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इनके अलावा इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती स्टेट, इनके अलावा कर सकती है। सो दिस इज आर्टिकल 15। इसी के अंदर एक्सेप्शन से प्रोवाइड है वो उस पर SCs और STs और OBCs को जो सीट्स मिली हुई हैं वो आर्टिकल 15 के अंदर ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो मिली हुई हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है वो। ओके, आई होप आर्टिकल 15 थोड़ा समझ में आया होगा आपको। ओके, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत ईजी लगेगा अब। Prohibition of discrimination on the grounds of religion etc. Article 15 of the Constitution. India is a fundamental right classified under. Article 15 किसके अंदर आता है? Right to equality. अगर आप ये भी सिर्फ इस पार्ट को भी देखते ना कि आर्टिकल 15 किस पार्ट के अंदर आ रहा है, तब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे कि आपको इतना भी याद है कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर 14 to 18 आता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आंसर हो जाता है इसका। तो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 किसके अंदर आएगा? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी। ओके, which of the following is not included in the fundamental rights, is not included in the fundamental rights to equality as enshrined in the Indian Constitution? इसमें से कौन सा राइट इक्वालिटी के अंदर नहीं आएगा? ठीक है, सो ऑप्शंस हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो बेसिकली सीधा सीधा आर्टिकल 14 बोलता है, तो ये तो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, ओके, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं हो रखी। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है कि सोशल। ठीक है, आगे बात समझ में। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। कभी भी इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करने की बात नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमेशा सोशल बेसिस पे होती है। सोसाइटी उस पर सोशल इक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं हमेशा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑलवेज जस्टिफाई द सोशल इक्वालिटी रादर देन द इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी को नहीं प्रमोट किया जाता कभी भी। ओके, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय द 5 आर्टिकल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी। अभी देखिए हमने 6 क्वालिफिकेशन कौन कौन से थे, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 20, 15 टू 19, 14 टू 18, 13 टू 17। वेरी इजी क्वेश्चन, 6 क्लासिफिकेशन मैंने देखी है, 14 टू 18। तो आंसर क्या है राइट टू इक्वालिटी का? 14 टू 18। ठीक है, ओके, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल व्हाट। ये एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा, उस वे में थोड़ा टफ है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रखी है? चाइल्ड राइट्स। अगर आपको सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोरोली पता है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो। सी आर्टिकल
23 एंड 24, ठीक है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये किससे डील कर रहे हैं? दीज आर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इनके अंदर भी आर्टिकल 24, इट बेसिकली प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 24 डायरेक्टली प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन बोल रहा है, बॉन्डेड लेबर वगैरह को बंद करता है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर के ऊपर रहता है। इस पर बात करेंगे आर्टिकल 23 पे फर्दर क्वेश्चंस पे, बट अभी के लिए हमारा क्वेश्चन आर्टिकल कौन सा है? 24, इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो चाइल्ड राइट्स कौन सा आर्टिकल होगा? 24, ठीक है, वहीं इकलौता राइट है चाइल्ड राइट्स की बात कर रहा हूँ, आंसर विल बी। ईजी था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the constitution deals with the fundamental rights related to the exploitation of children? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बस थोड़ा आप इजी वे में पूछ रखा है। तो क्या आंसर होगा इसका? 24। अभी देखें तो आर्टिकल 24 किसकी बात कर रहा है, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है चिल्ड्रंस को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 प्रोटेक्ट्स देम द चिल्ड्रन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आंसर क्या होगा? सी, आर्टिकल 24, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड्स हाउ फार द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया? ओके, ऑप्शंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ठीक है, ये आर्म्ड फोर्सेस देमसेल्व्स एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ओके ओके, तो यहाँ पर किसकी बात हो रखी है? सी, अंडर आर्टिकल 33, अंडर आर्टिकल 33 उसके अंदर क्या बात हो रही है? विच इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको कई बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा उनको बोलेगा कि सिचुएशंस ऐसी हैं। तभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ एक फंडामेंटल राइट की फॉर्म में भी स्टेट को एक फंडामेंटल राइट मिला, पार्लियामेंट को बेसिकली, कि वो, ठीक है, वो ऐसे लॉज बना सकते हैं जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेज को फंडामेंटल राइट्स उनके सस्पेंड हो जाएं, बिकॉज ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में काम करना पड़ता है जहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे, ठीक है। बट इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन नेशन, इन फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है, कि उनको तभी दैट इज़ द रीज़न कि वो अपने फंडामेंटल राइट खुद भी अपनी नेशन की सर्विस के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को गिव अप कर देते हैं, राइट। तो किसको पावर है? बी, पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 33 कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 33। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल है? अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, ओके, आर्टिकल 19 का पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। ऑप्शन ए, इट इज एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट फ्रीली, ओके। इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन, ओके। इट कैन बी सस्पेंडेड इन एन इमरजेंसी। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहा है आपसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो ऑब्वियसली पार्ट 3 में तो है ही है, तो पहला ऑप्शन तो क्या है? करेक्ट। यहाँ पूछा हुआ है नॉट करेक्ट कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट फाउंड करना है, ओके। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वन थॉट फ्रीली। इसका क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट राइट का मतलब कि उसके अगेंस्ट एक्सेप्शंस नहीं हो सकती, कि भाई सिटीजन्स को फुली अलाउड है, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शंस तो हैं, स्टेट कैन लिमिट, आप ऐसे कुछ भी खड़े होकर, कल को आप खड़े होकर अपनी छत पे ऊपर खड़े होकर बोलने जब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो कैसे अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पब्लिक ऑर्डर ख़राब करने लग जाओ, आप किसी को गालियाँ देने लग जाओ स्टेट सड़क पे खड़े होके, ठीक है। तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, एक्सेप्शंस तो हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टेट को आपके फंडामेंटल स्पीच आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक्सेप्शंस लगाना अलाउड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने करा भी है, बहुत सारी लेजिस्लेशंस बना भी रखी हैं इसके अगेंस्ट, राइट। तो बी ऑप्शन अभी के लिए ठीक लग रहा है कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बी ऑप्शन तो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ओके। सी, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन, ओके, अभी देखते हैं इसको भी। इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी, yes it can be suspended but in under certain conditions, okay, but C option it cannot be curtailed, भाई कर्टेल तो किया जा सकता है लेजिस्लेशन के थ्रू, ठीक है,
कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, राइट। तभी बताया ना भाई, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इसको कर्टेल किया जाता है। कर्टेल मतलब आपको फंडामेंटल से खींच लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट कैन बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेशन का मतलब होता है टू लेजिस्लेट, टू मेक अ लॉ। पार्लियामेंट जो काम करती है, पार्लियामेंट इज व्हाट? पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर। इट लेजिस्लेट, इट मेक्स लॉ। लेजिस्लेट का मीनिंग ये होता है लॉ, टू मेक लॉ। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो जहाँ पे वर्ड लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन आए तो इसका मतलब है पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट्री लॉ बनाता है, ठीक है। ओके, so this brings to our last question of the day. Which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency under Article 352 of the Constitution? ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आपको कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो इवन ड्यूरिंग एमरजेंसीज भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। ये अपने हैं आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 विच आर पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वल, अपना राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 1922 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है ये, ठीक है। सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ओके। सो राइट टू इक्वालिटी विच इज कम आर्टिकल 14, सो नो, राइट, ये आंसर नहीं है। राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। देखो आर्टिकल 19 भी कुछ केस में सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी में, कुछ में नहीं हो सकता, बट ऐसा सस्पेंड कुछ केसेस में तो हो ही सकता है ना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसी भी केस में सस्पेंड ना हो सके इमरजेंसी में भी, कोई भी ऐसा केस ना हो इमरजेंसी का कंप्लीटली, ठीक है। सी, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, 20 और 21 इमरजेंसी केस में सस्पेंड नहीं हो सकते अंडर आर्टिकल 358 ये चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका? सी। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32, नो, इट कैन ऑल्सो बी कर्टेल्ड, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका? सी, राइट टू लाइफ। ओके, विद दिस ब्रिंग अस टू आवर एंड ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है। बट आपके प्रिपरेशन में और आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, अभिपीडिया हैज़ ब्रिंग सम माइक्रो कोर्सेज फॉर यू। इट इज़ एन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। आपकी कोई जेब में कुछ, मतलब आप एक पिज़्ज़ा खाओगे वो इससे महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा भी खाओ वो एक माइक्रो कोर्स से महंगा पड़ता है आपको, और माइक्रो कोर्स आपकी, मैं बता रहा हूँ, लाइफ को इतना ईजी कर देंगे ना। इसके अंदर क्या है कि आपके लिमिट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के कोर्सेज हैं। इट्स नॉट लाइक कि होल कोर्स आपको बंडल दे दिया, ठीक है। तो माइक्रो कोर्स अभिपीडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, जो आपके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू अवेल दिस प्रोविज़न, ठीक है। अब कैसे उसको अवेल करना है, आई विल शो यू। ओके, सी, गो टू अभिपीडिया वेबसाइट, ठीक है, गो टू अभिपीडिया, ठीक है, देन गो टू चूज एग्जाम्स हेयर, go to SSC exams, right? Go down, you will see microverse here, ठीक है। ओके, नाउ गो, अब यहाँ पर आप अपना नंबर एंटर करो, मोबाइल नंबर एंटर करो, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी हेयर जनरल स्टडीज़, जीके, सारे कोर्सेज हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे हैं, ठीक है। आपको मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, पूरा कोर्स नहीं करना उसके लिए, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आपको, तो वो आपके लिए अवेल कर रखे हैं इसलिए आपको, सो दैट आपको पूरा कोर्स ना परचेज करना पड़े, खाली एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक से अमाउंट के ऊपर आप अपना टॉपिक कवर कर सको, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसीलिए आपके लिए लेके आए, आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए लेके आए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। ओके, अब आगे कैसे जाना है? यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में गए, ठीक है, सी हेयर, सी जस्ट ₹475, 475, कितना सस्ता है, ठीक है। एक पिज़्ज़ा भी इससे महंगा आता है आज की डेट में, ठीक है। फ्रॉम आपको यहाँ पर दूसरी सारी हिस्ट्री के देखो अंडर 1000 है सब कुछ, कितने तो 200 रुपये से भी नीचे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सी एवरी कोर्स यू विल फाइंड हियर। इंडियन पॉलिटी का कोर्स कितना चीप है, ठीक है। सो आपके पास एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। डू ग्रैब दिस वीडियो एंड डू ज्वाइन अस इट आवर व्हाट्सएप लिंक विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इनटू योर बायो, ठीक है। आपके लिए हम आगे फ्यूचर में ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी इशू है, यू कैन प्रोवाइड इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़, ठीक है। विद दिस आई प्लीड गुड बाय टू यू, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। वी आर हेयर फॉर यू, आपकी प्रिपरेशन जर्नी को ईजी करने के लिए ही हैं। वी वॉन्ट यू टू सक्सीड, ठीक है। विद दिस आई बिड यू गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।